and very warm welcome to your loving channel Jeo Study. I am सर्वेश श्रीवास्तव, फैकल्टी ऑफ एथिक्स। तो बात यह है कि जो मेरे पहले वीडियो में आपने इतना सारा ढेर सारा प्यार मुझे दिया, उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का, और आपका बड़ा भाई होने के नाते, बस आप मुझे अपना बड़ा भाई मानिए, उसके नाते मैं कुछ चीज़ें आपके लिए करना जा रहा हूँ। इस बार से स्टार्ट कर रहा हूँ कि अब आप लोग जो लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं एथिक्स की, वो चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर डाल सकते हैं। मैं पर्सनली उनके आंसर देखूंगा और उनमें जो कमी होगी वो कमेंट में आपको बताऊंगा। तो ये नई चीज़, आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, उसके बदले में मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ कि आप इसके साथ शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ऐसी एडवाइस दूंगा जो आपके वाकई में नंबर बहुत अच्छे लेके आएगा। एथिक्स में आपको कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट थिंग, ये थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ अपने जिस तरीके से वीडियो बना रहा था। मैं बताता हूँ कि पहले मैंने आंसर लिखा था और उसके बारे में बहुत छोटा सा जो है आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। तो जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे हैं, जो नए नए बच्चे हैं फाउंडेशन बैच के, उनका मानना ये था, वो भी जेओ स्टडी चैनल पर आकर के देखते हैं। उनका मानना ये था कि सर इससे हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। तो इस बार हम ये करेंगे कि पहले थोड़ा सा टॉपिक के विषय में समझेंगे कि वो टॉपिक है क्या। सेकेंड थिंग, हम जो है उसके बाद आंसर राइटिंग की जो टिप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उन टिप्स को आपको ध्यान से सुनना है और याद रखना है। ठीक है, जिन्होंने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है वो स्किप करके आगे जा सकते हैं। जहां पर मैं आंसर राइटिंग की टिप्स बता रहा हूं आपको, वहां पर सीधा जाके देख सकते हैं। इससे आपको सहूलियत भी हो जाएगी। ठीक, मैं ज़्यादा बिल्कुल आपका वक्त नहीं लूँगा। सब बच्चों का जो टाइम है बहुत प्रीशियस है। सीधा अपनी बात पे आता हूँ। हम लोग जो आज टॉपिक उठा रहे हैं वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड, ओके बेटा, एटीट्यूड हम टॉपिक उठा रहे हैं। अब इसमें जो एटीट्यूड जो टॉपिक है, जब आप बुक्स में जाएंगे तो कभी कभी आपको कंफ्यूजन मिल सकता है। कुछ किताबों में इसकी जो हिंदी की गई है वो मनोवृत्ति की गई है, और कुछ पुस्तकों में इसकी जो हिंदी की गई है अभिवृत्ति की गई है। ठीक, तो आप भले ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों, लेकिन आप लोग क्या करेंगे कि जो आपका सिलेबस कंटेंट है, एटलीस्ट उस सिलेबस कंटेंट का इंग्लिश भी याद रखें, ताकि यदि एग्जामिनर जब आपका परीक्षा हॉल में जाएं, उसने जो शब्द चयन किया है उससे आप कंफ्यूज ना हो, बल्कि आप वही लिखें जो कि वो पूछा जा रहा है। आपने पेपर पर पढ़ा होगा, ये चीज प्रीलिम्स में पढ़ा होगा कि क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बनाए जा रहे हैं, लेकिन यदि किसी में अनुवाद संबंधी त्रुटि होती है तो अंग्रेजी जो अनुवाद है उसको लिया जाएगा, उसको ग्रहण किया जाएगा। ये आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी हमारा सिलेबस कंटेंट है, उस सारे सिलेबस कंटेंट की जो अंग्रेजी और हिंदी शब्दावली है वो जाने रहें। कि अभिवृत्ति आए तो आप लिखे आंसर कि हाँ एटीट्यूड के बारे में मेरे से पूछा जा रहा है। मनोवृत्ति आए तो आप लिखे आंसर के क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, दोनों केस में आप ये समझ जाएं। ठीक है, टॉपिक होता है एटीट्यूड। आज के लिए मैंने एक प्रश्न बना लिया है कि कौन सा प्रश्न हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे और कौन सी मैं उसमें आपको टिप्स दूंगा। ठीक है, तो अभी आपने सुना होगा, जब आप अलग अलग चैनल्स पे जाते होंगे टॉपर्स के, जो वो आपको अपने फीडबैक्स देते हैं या एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो क्या करते हैं कि वो बताते कि मैंने ये किया। मैं आपको लिटरली करके दिखाऊंगा ये चीज कि इस आंसर में आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आप शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटीट्यूड। एक सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट है उसके लिए तो है ही। जब सिविल सेवा में भविष्य में आप पहुंच जाएंगे, प्रशासनिक सेवाओं में, तो वहां भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सीधे विषय पे आते हैं कि एटीट्यूड क्या है, अभिवृत्ति क्या है। तो पहले मैं आपको जो किताबी भाषा है उसमें बता देता हूं, उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। किसी मनोवैज्ञानिक विषय, जैसे कोई व्यक्ति, वस्तु, विचार, संगठन इत्यादि के विषय में व्यक्ति की सकारात्मक या नकारात्मक, और अभी जो नवीनतम शोध आए हैं उसमें उभयनिष्ठ जो भाव उत्पन्न होता है या भाव या दृष्टिकोण है, उसी को हम अभिवृत्ति कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं
किसी मनोवैज्ञानिक विषय, मनोवैज्ञानिक विषय से मेरा तात्पर्य है या तात्पर्य होता है कि ऐसा कोई विषय जिसके बारे में हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न होता है। तो किसी मनोवैज्ञानिक विषय जैसे कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई विचार, सिद्धांत या कोई समूह इत्यादि के विषय में हमारे सकारात्मक या नकारात्मक, और मैंने जैसे बोला कि अभी नवीनतम शब्दों में उभयनिष्ठ यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों साथ में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको हम जो है अभिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इस बात को समझेंगे। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए सांप, आप लोग सर्प से सब लोग परिचित हैं। सांप जहरीले होते हैं, तो इसके जब यदि सांप कमरे में आया तो हमारी इसके प्रति जो एटीट्यूड होगा, जो अभिवृत्ति है, मनोवृत्ति क्या होगी? यही होगी, नकारात्मक होगी, नेगेटिव, दूर जाए वो हमसे, हम उससे भाग खड़े होंगे। ठीक है, ये अभिवृत्ति का एक उदाहरण हो गया। अब जो दूसरी चीज है वो अभिवृत्ति के संघटक तत्व। अभिवृत्ति के संघटक तत्व क्या है? ठीक है, ये दूसरा। तो इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा आपको, और देन उसके बाद हम जो सबसे प्रचलित मॉडल है कैप मॉडल, CAB या जिसे ABC मॉडल भी कहते हैं, ABC और कैप मॉडल हिंदी में संभाव्य मॉडल, उसके विषय में आपको बताऊंगा। एक अभिवृत्ति में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कॉग्निटिव कंपोनेंट, नंबर 2 अफेक्टिव कंपोनेंट, और नंबर 3 बिहेवियरल कंपोनेंट। हिंदी में इनको बोला जाता है संज्ञानात्मक संघटक तत्व, भावनात्मक संघटक तत्व, और थर्ड वन इज या तीसरा जो है वो है व्यवहारात्मक संगठनात्मक तत्व या व्यवहारात्मक संघटक। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम इनको समझते हैं। 1946 में एक मनोवैज्ञानिक हुए थर्स्टन। उन्होंने जब एटीट्यूड के विषय में अपने रिसर्च किया, ध्यान रखिएगा कि जो एटीट्यूड है, यदि हम किसी विशेष शाखा में जाएं तो ये सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक, तो थर्स्टन ने कहा कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति हमारी सकारात्मक या नकारात्मक भाव जो है वो एटीट्यूड है। उसके बाद और शोध हुए, उसमें यह बताया गया कि एटीट्यूड में केवल भाव नहीं है बल्कि एक संज्ञानात्मक पक्ष भी है। मैं सब एक्सप्लेन करूंगा एक एक वर्ड को, आप चिंता ना करिएगा। उसमें एक संज्ञानात्मक पक्ष भी है। अब संज्ञानात्मक पक्ष की बात हो गई, देन फिर आगे ये आया कि इसमें साथ में एक व्यवहारात्मक पक्ष भी है। अब हम समझते हैं कि ये क्या चीज है। देखिए, जब हमारे दिमाग में कोई एटीट्यूड डेवलप होता है, आप समझिए एटीट्यूड का मतलब क्या। जैसे मैं आपसे कहूँ कॉफी, अब आपके मन में 3 किस्म के विचार आ सकते हैं इस विषय में। या तो नकारात्मक, बहुत कड़वी होती है, मेरे पेट में गैस बनती है, XYZ कुछ भी। सेकंड, आपके विषय में सकारात्मक, स्फूर्ति, मेरे को एकदम चेतनता ला देती है, टेस्टी भी होती है और फीलिंग अच्छी आती है मेरे मन में। दूसरा। तीसरा, कई बार ऐसे भी विषय होते हैं जिनके विषय में हमारा ज़्यादा संपर्क नहीं होता, हम जानते नहीं, तो उनके विषय में हमारा कोई भाव भी नहीं है। चौथी कंडीशन भी एक हो सकती है जिसके विषय में हमारे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों किस्म के भाव हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई नौकर काम करता है, आप उसकी जो वफादारी और ईमानदारी है उसके विषय में आप बहुत सकारात्मक है कि यार आप बहुत अच्छा आदमी है, ईमानदार है और सकारात्मक है। लेकिन वो आलसी है, लेट आता है काम पे, कभी काम जो बोलते हो आप उसको वो नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके मन में उभयनिष्ठ भाव होगा। जो उसकी आलसी और लेट काम करने की प्रवृत्ति है उसके प्रति आपको नकारात्मक भाव होगा, लेकिन जो ईमानदारी और वफादारी वाला पक्ष है उसके प्रति आपको सकारात्मक, दोनों हो सकता है ना। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको मीठा खाने का बहुत शौक है,
और उस मीठे खाने के शौक के बाद ऐसा कुछ होता है, हालांकि इसका कोई साइंटिफिक कनेक्शन नहीं है कि जिसको मीठे खाने का ज़्यादा शौक हुआ उसको डायबिटीज हो जाएगी, लेकिन उसको डायबिटीज हो जाती है। अब आपको उसके पास दो सूचना है, एक कि यदि वो मीठा खाएगा तो उसका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और दूसरा उसको स्वाद में मीठा बहुत पसंद है और वो किसी पार्टी में जाता है। जब वो पार्टी में जाएगा तो होगा क्या, और वहाँ पर मीठा रखा है, मान लीजिए रसगुल्ले रखे हैं या गुलाब जामुन या आइसक्रीम कुछ भी, तो अंदर से भावना उसके मन में क्या आएगी कि मैं यार आइसक्रीम खा लूँ, ठीक, और तुरंत ही दूसरी सूचना कि इससे मेरा शुगर लेवल बढ़ सकता है, मेरी तबीयत खराब हो सकती है, तो आएगी क्या, यार नहीं खाना, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक है, स्वास्थ्य के लिए खराब, ठीक है। ये एटीट्यूड का भावात्मक पक्ष होगा। अब आते हैं जो थर्स्टन ने जिसको कहा, लेकिन मैंने कहा कि उसके बाद ये माना गया कि इसमें एक संज्ञानात्मक पक्ष होता है और उसके बाद फिर एक व्यवहारात्मक पक्ष भी होता है। अब आते हैं हम दूसरी बात पे, सर मार्कर। अब आते हैं हम दूसरी बात पे कि जब भी किसी अभिव्यक्ति का विकास होता है तो सबसे पहले उसके विषय में कुछ आपको सूचनाएं प्राप्त होती हैं। माफ कीजिएगा, मार्कर नहीं मिल रहा था। तो अब समझिए कि थर्स्टन ने एक मनोवैज्ञानिक हुए 1946 में, थर्स्टन उन्होंने जो है कहा कि इसमें भावात्मक पक्ष प्रधान होता है, लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि उसमें जोड़ा गया बाद में कि इसमें संज्ञानात्मक पक्ष भी होता है यानी कॉग्निटिव, और फिर ये कहा गया कि उसमें बिहेवियरल कंपोनेंट भी होता है यानी कि व्यवहारात्मक पक्ष भी होता है। अब हम समझते हैं कि जो एबीसी मॉडल जो है या जो कैब मॉडल है वो क्या है। एबीसी, सॉरी मे भी आपको वहां दिखना रहा, एबीसी और कैब, इसको कैब में मैं प्रधानता दूंगा कि आप कैब से याद रखिए, एबीसी मॉडल भी बोलते हैं इसको, लेकिन आप कैब मानिए इसको। क्यों? क्योंकि इसका क्रम है। और हिंदी में इसके लिए जो है वो वर्ड है संभाव्य मॉडल। मे भी आप लोगों को थोड़ा सा आवाज में दिक्कत आ रही हो, लेकिन लॉकडाउन है तो इंतजाम नहीं हो पा रहा है माइक का, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग समझौता कर लीजिए अभी क्वालिटी से। संभाव्य, तो संभाव्य में सा से हो गया आपका संवेग, संवेगात्मक पक्ष या घटक, ठीक है। उसके बाद भा से भावनात्मक पक्ष और ये व्यवहारात्मक पक्ष। और इंग्लिश में कहें तो कॉग्निटिव कंपोनेंट, सेकेंड वन अफेक्टिव कंपोनेंट एंड थर्ड वन बिहेवियरल कंपोनेंट। इन तीन कंपोनेंट से बनता है। अब देखिए कैसे एक एटीट्यूड विकसित होता है। सबसे पहले जिस व्यक्ति के दिमाग में किसी विषय के प्रति कोई एटीट्यूड विकसित होगा वो कैसा होगा कि वो उसको कुछ सूचनाएं प्राप्त होंगी उस विषय के संदर्भ में, ठीक। जैसे मान लीजिए कि मैंने सांप का उदाहरण अभी आपको बताया था कि वो या तो अपने समाज से, परिवार से, पढ़कर, स्कूल में, कहीं भी सबसे पहले ये जानेगा कि सांप एक ऐसा जंतु है, जीव है जो जहरीला होता है और उसके काटने पर मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले उसको एक ज्ञान प्राप्त हुआ। अब उस ज्ञान प्राप्ति के बाद उसके मन में एक भाव आएगा। वो भाव क्या आएगा? वो भाव ये आएगा नकारात्मक भाव। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसको एक जानकारी प्राप्त हो गई सांप जहरीले हैं और काटने पर व्यक्ति की मृत्यु, वो उसको पालतू बनाने के विषय में तो नहीं सोचेगा।
कम से कम बहुत जहरीले सांप जो कोबरा, करैत वगैरह है उनके बारे में तो नहीं सोच सकता है आम आदमी। तो भावना क्या हुई? नेगेटिव, उसकी नकारात्मक आई उसकी। इसके बाद व्यवहार ये कि जैसा जितना प्रबल आपके दिमाग में संज्ञानात्मक पक्ष होगा और भावनात्मक पक्ष होगा, वैसे ही आपके मन में व्यवहार आएगा। मान लीजिए कि रात में आप वॉशरूम के लिए उठते हो और आप देखते हो कि आपके आंगन में, गांव में अक्सर ऐसा होता है कि आपके आंगन में सांप है, तो आपकी प्रवृत्ति क्या होगी? आप दूर भागोगे उससे। थोड़े बहादुर टाइप के हो तो लाठी गाठी लेके आके, हो सकता है कुछ लोग मार देते हैं, कुछ लोग उसको भगाने का प्रयास कर सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग ऐसा कार्य करते हैं। तो प्रतिक्रिया क्या हो रहा है? सबसे पहले एक सूचना प्राप्त हुई, क्या? कुछ भी। अब याद रखिएगा कि संज्ञानात्मक पक्ष में ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो उसको सूचना प्राप्त हो रही है वो सत्य है या असत्य है। वो सत्य भी हो सकती है, वो असत्य भी हो सकती है, किंतु जिस भी व्यक्ति को प्राप्त होती है उसे विश्वास होता है कि ये सूचना सत्य है। ठीक है, हम देखेंगे आगे उदाहरण में। अब आगे आ जाइए। तो ये कैप मॉडल हो गया, इसी पे मैंने आज क्वेश्चन बनाया है, उसको देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन जो बनाया है वो ये बनाया, अभिवृत्ति एवं उसके संघटक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। सरल प्रश्न बनाया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो एग्जाम देने जा रहे हैं यूपीपीसीएस में 2019, वही सबसे नजदीकी है। वो बच्चे तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ही, साथ में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने प्रीलिम्स नहीं दिया है या आगे देंगे, वो भी चूंकि लॉकडाउन का पीरियड है तो मेंस की तैयारी भी साथ साथ करते रहे, कोई नुकसान नहीं होगा, आपको लाभ होगा। ठीक है, अब आप समझिए और लिखने की भी कोशिश करिए। अभिवृत्ति एवं उसके संघटक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। इसका चयन क्यों किया प्रश्न में, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जिन बच्चों ने यूपीपीसीएस में 2018 दिया होगा उनको याद होगा ये बात कि यूपीपीसीएस में 2018 में अभिवृत्ति या एटीट्यूड पर 24 नंबर का सवाल आ गया। कैसे, मैं बताता हूं। पहला प्रश्न आया जहां अंतर स्पष्ट करने के लिए था, वहां आया अभिवृत्ति एवं मूल्य में अंतर करिए, यानी एटीट्यूड और वैल्यूज में डिफरेंशिएट कीजिए। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न जहां तक मुझे याद आ रहा है वो आया अभिवृत्ति के प्रकार बताइए, प्रकार बताइए, यानी कि अभिवृत्ति के फंक्शंस को बताना है आपको। एटीट्यूड के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें बताना है आपको। ठीक है, तो यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि एटीट्यूड जो है वो एक यूपीपीसीएस के लिए एक थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज्यादा रोचक है पूछने के दृष्टिकोण से। पूछ लिया है, दोबारा भी पूछ सकता है, हूबहू भी वही प्रश्न पूछ सकता है। ये भी संभव है कि अब इस तरीके से एक नया प्रश्न पूछ दे कि अभिव्यक्ति क्या है, उसके संघटक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न बनाया। अब जब इस प्रश्न को आप लिखने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप कीवर्ड्स क्या है, अभिव्यक्ति। मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि सबसे पहले आप कीवर्ड्स को पकड़िए। पहला कीवर्ड क्या है, अभिव्यक्ति, और दूसरा कीवर्ड क्या है, संघटक तत्व। सरल प्रश्न है, सिर्फ स्पष्ट करने के लिए कहा और कुछ कहा नहीं है। अब देखिए अभिव्यक्ति क्या है कि आप स्टार्ट करेंगे किसी व्यक्ति की किसी मनोवैज्ञानिक विषय यथा व्यक्ति, विचार, समूह, वस्तु इत्यादि के विषय में सकारात्मक, नकारात्मक अथवा उभयनिष्ठ भाव ही अभिव्यक्ति कहलाता है। पुरानी पुस्तकों में अभी तक जो लिखा हुआ है सकारात्मक और नकारात्मक भाव ही लिखा है, लेकिन जो नए शोध आ गए हैं उसमें उभयनिष्ठ प्रवृत्ति की भी या उभयनिष्ठ भाव की भी बात की जाती है। ठीक है, तो आप यदि बुक में पढ़ लें कि वहां तो नकारात्मक सकारात्मक लिखा था तो परेशान ना हो। ये नए जो मैंने बताया जैसे सामाजिक मनोविज्ञान का विषय, उसमें ये स्वीकार किया जा चुका है कि एक व्यक्ति की अभिवृत्ति जो है उभयनिष्ठ भी हो सकती है किसी विषय में, और चाहे तो आप मत लिखिए उभयनिष्ठ। अब देखिए ये बता दिया आपने
मान लीजिए 125 शब्द में आया या 150 शब्द में आया। अब आप याद रखिएगा कि यदि आपको मेंस में एक क्वेश्चन आया है इस तरीके का, तो उदाहरण एग्जाम्पल जरूर लिखना। अब एग्जाम्पल 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है वो हो सकता है जैसे आपने कोई काल्पनिक उदाहरण बना लिया, जैसे किसी व्यक्ति को सांप से भय है तो उसकी नकारात्मक प्रवृत्ति है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि शासन प्रशासन से संबंधित कोई एग्जाम्पल मिल जाए, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो है दूसरा एग्जाम्पल माना जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल वो जो आपने अपने इतिहास में अन्य विषयों में कहीं पढ़ा हुआ है, जैसे सुभाष चंद्र बोस का या किसी और का, जैसे एटीट्यूड चेंज की बात है, एटीट्यूड परिवर्तन की, तो इससे अच्छा उदाहरण कहाँ आपको मिलेगा इतिहास में कि आपको याद होगा जब आईएनए का गठन हुआ तो बहुत सारे जो उस समय की जो अंग्रेज सरकार की सेना थी, जो थी तो भारतीय लेकिन अंग्रेज सेना के अधीन थी, वो लोग आईएनए में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत सारे सैनिक थे, लेकिन जब नेताजी गए उनसे उन्होंने बातचीत की और वही सैनिक जो पहले रॉयल जो आर्मी थी उसके सैनिक हुआ करते थे, वो आईएनए में बखूबी ना केवल शामिल हुए बल्कि उन्होंने बहुत हीन साधनों में जो है युद्ध भी लड़ा, बहुत थोड़े से संसाधनों में। तो अभिवृत्ति प्रवर्तन का इससे अच्छा उदाहरण आपको कहाँ मिल सकता है? या मान लीजिए आपको यही है, आपको इसमें उदाहरण लिखना है, तो आप बजाय ऐसे कि कोई काल्पनिक उदाहरण लिखें, आप लिखें उदाहरण स्वरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जाति व्यवस्था के प्रति अभिवृत्ति नकारात्मक थी। तो अब जब इस तरीके का आप जब उदाहरण लिखोगे तो एग्जामिनर, देखिए मेंस आंसर राइटिंग इस बात पर निर्भर करता है कि आप एग्जामिनर को कितने अच्छे से अपने पक्ष में कर लेते हो। उसमें 2-3 चीजें, पहली चीज आपका नॉलेज, मान लीजिए आपको याद ही नहीं होगा तो उसमें क्या लिखोगे आप? ठीक है, इधर उधर का कुछ लिखने से नंबर नहीं मिलता है। मैंने अपनी कॉपी देखी है बीपीएससी की, तो मैं अपने निजी एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं मिलता। आप लिख भी दोगे ना, कुछ नहीं, काट देगा वो आपको इधर उधर का। लेकिन हाँ, आप उसके अगल बगल का कुछ लिखते हो, उससे संबंध लिखते हो तो कुछ नंबर मिलने की संभावना रहती है। तो पेपर तो पूरा करने की कोशिश करनी है। तो पहला हो गया नॉलेज वाला पक्ष। दूसरा जो पक्ष है वो है प्रेजेंटेशन का। अब देखिए, मैंने आपको बता दी कि कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, संज्ञानात्मक है। अब आपने सुना होगा जितने भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे कि उन्होंने कहा कि हम लोग अपने आंसर्स में फिगर्स, फ्लो चार्ट्स, कोई इंपॉर्टेंट और डायग्राम बनाया करते थे। इस उत्तर में भी डायग्राम बनाने की संभावना है। कैसे? आप एक डायग्राम बना दीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि जैसे बायो के, जिन्होंने बचपन में बायो रखी होगी उस पर लेबलिंग करना जरूरी था, वैसे ही यहाँ भी लेबलिंग करेंगे। जैसे आप देखिए कैप मॉडल में भी यहाँ ना दिख रहा हो तो आप लिखिए रेखा चित्र, पूरा लिखेंगे ताकि समझ में आए किसी एग्जामिनर को कि आप क्या कर रहे हो। कैप मॉडल, अच्छा, गुचड़ मुचड़ नहीं बनाना है, साफ सुथरा बनाना है। ये नहीं कि बना दिया तो एहसान कर दिया और आपकी कॉपी और गंदी लगने लगी, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? आपकी कॉपी सुंदर लगे, मैं ऊपर बनाता हूं, ना कि गंदी लगने लगे और गंदी लगने लगी। इस तरीके से आपने बनाया। ये संवेगात्मक पक्ष, कॉग्निटिव कंपोनेंट या घटक, ये आपका भावनात्मक पक्ष, और ये
व्यवहार। और बीच में लिख लीजिए अभिवृत्ति के घटक, एक पक्ष या घटक कुछ भी जैसा आंसर में। फिगर बना देंगे इस तरीके से, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में। ठीक है, याद रखना अब जहां आप लिख रहे हो उसमें गुचड़ मुचड़ ना हो जाए कि आपका लिखा हुआ है इसमें घुस जाए, फिर जो आपने किया है ना उससे बुरा ही आपको मिलेगा, अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए इसको आप चाहें तो बॉक्स बंद कर दीजिए, ताकि भाई मैंने आपको क्या कहा कि आपकी जो कॉपी है वो नीट एंड क्लीन भी होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना कि कॉपी क्या हो आपकी नीट एंड क्लीन भी हो। ये आपने फिगर बना दी है, ठीक, आपने बता दिए तीनों संघटक तत्व जो मैंने आपको समझाए। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे यहीं पर एंड कर देंगे। अच्छा, यदि मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका 200 वर्ड्स में है, यदि 200 वर्ड्स में है तो आप थोड़ा सा बता सकते हो इसके, और आपके पास स्पेस मिल रही है। हालांकि अब क्या होगा कि आपको हर एक कंपोनेंट के साथ उदाहरण भी लिखना है। जैसे संज्ञानात्मक घटक आपने लिखा, संज्ञानात्मक घटक, तो संज्ञानात्मक घटक के बारे में बताएंगे क्या कि यह किसी मनोवैज्ञानिक विषय के संदर्भ में प्राप्त सूचनाएं या प्रारंभिक ज्ञान है। ठीक है, उदाहरण के लिए अब आपको एक मैं जनरल उदाहरण देता हूं। आपने टेररिस्ट अटैक देखे, इन टेररिस्ट के जो माइंड होते हैं उनको इतनी तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है उनका, कि उनको लगता है कि दुनिया में हिंदुस्तानी उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनको ऐसे वीडियोस दिखाए जाते हैं, इस तरह के क्लिप्स दिखाए जाते हैं कि देखो मुसलमानों का शोषण हो रहा है हिंदुस्तान में, कहीं बलात्कार के फेक वीडियोस होंगे, कहीं नमाज अदा ना करने देने वाले वीडियोस होंगे, अजमल कसाब ने जो अटैक किया था उसमें ये चीज़ें हैं। इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने क्या बताया था कि संज्ञानात्मक पक्ष में व्यक्ति के दिमाग में पहले कुछ सूचनाएं आती हैं। ये जरूरी नहीं कि वो सूचनाएं सत्य हो या असत्य हो, लेकिन उसका ये विश्वास होता है कि वह सत्य है। तो ये आप यहां पर लिख सकते हैं, ये वाला उदाहरण। सेकंड, संज्ञानात्मक पक्ष के बाद अब क्या आएगा, भावनात्मक पक्ष, के ऐसे आतंकवादी के मन में हिंदुस्तानियों के प्रति क्या बनेगा, नकारात्मक भावना उत्पन्न होगी, और वही नकारात्मक भावना व्यवहार में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज में, स्कूल में भी किसी से झगड़ा हुआ है, ठीक है, अब आपके मन में उसके प्रति भावना बुरी होगी, तो क्या होगा, यदि आप सक्षम होंगे, बलिष्ठ होंगे, हष्टपुष्ट होंगे, तो ये कोशिश करेंगे जब लगे तो ठोक दो, मारो। नहीं हो गए तो हो सकता है आपकी लड़ाई हुई तो आप उससे कट के निकलोगे, बातचीत नहीं करोगे, तो क्या होगा, वही चीज व्यवहार में भी आएगी। ठीक है, 3 मिनट हम यहां बात करेंगे इसकी संरचना की। आगे जब शोध हुए तो ये कहा गया कि जो कैब मॉडल है, कॉग्निटिव और अफेक्टिव कंपोनेंट तो होते हैं हर बार एटीट्यूड में, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बिहेवियरल कंपोनेंट भी हो। मीन्स कि संज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष तो होगा, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसके अनुसार व्यक्ति कार्य भी करे, उसके द्वारा कार्य परिस्थितियों के अनुरूप संभव हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका किसी एक समुदाय विशेष के खिलाफ बहुत बुरी मनोवृत्ति है और उनके बारे में हमेशा वो ट्विटर पर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे उल्टा सीधा बोला करता है, और यदि उसका समूह ज्यादा है और दूसरे वाले का समूह कम है तो वो हाथ भी उठा सकता है। लेकिन अब एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है वो, जहां जिनकी वो बुराई करता है उनकी संख्या ज्यादा है और वो अकेला है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, उसके मन में बुरे ज्ञान तो है ही, बुरा भाव भी आएगा,
बुरा कार्य करने की इच्छा भी उत्पन्न होगी, यानी व्यवहार करने की इच्छा भी उत्पन्न होगी, लेकिन वो उनको दबा ले जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि वो दिखाई पड़े उसके एटीट्यूड में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे आए, जब आप इसका आंसर का अंत करेंगे तो लिख के मैं नहीं छोड़ देंगे ये बस इतना। अब आप लिखेंगे इस प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एंड कहां कर रहे हैं आंसर का, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको आपके आंसर को सजाना है, कहां सजाना है अपने आंसर को, आपको एक कॉपी मिलेगी जिसकी लंबाई जो होगी वो 15 सेंटीमीटर ऐसे और 22 सेंटीमीटर ऐसे होगी। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जिन्होंने दिया होगा प्लस माइनस 5.5 सेंटीमीटर हो सकता है। एक कॉपी मिलेगी इस तरीके से आपको, जो 15 सेंटीमीटर ऐसे होगी और 22 सेंटीमीटर ऐसे होगी। इसमें आपको पूरा जौहर दिखाना है अपना, और जौहर क्या है, एग्जामिनर को अपनी आंसर राइटिंग स्किल से इंप्रेस करना है। मैंने बहुत सारे जेआरएफ नेट क्वालिफाइड हिस्ट्री के स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको नंबर नहीं मिले हैं यूपीएससी के एग्जाम में हिस्ट्री में। ज्ञान तो उनके पास बहुत है, लेकिन प्रेजेंटेशन में शायद कहीं कमी है, समझ रहे हैं। क्योंकि जेआरएफ क्वालिफाई हो गया तो आप ये नहीं कह सकते हो कि उनको ज्ञान नहीं है हिस्ट्री का, लेकिन जहां तक प्रेजेंटेशन का सवाल है या अपनी बात कन्वे करने का सवाल है, संप्रेषण का, वो एग्जामिनर को इंप्रेस करने में सफल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मिला हुआ है। तो लास्ट आप क्या करेंगे कि जिस तरीके से आपने टाई पहन ली, कोट पहन लिया, ऊपर सब पहन लिया, लेकिन नीचे पैंट नहीं पहना, तो आपका आंसर अधूरा होगा। वैसे जब तक आप एंड नहीं करेंगे आंसर का, तब तक आपका आंसर अधूरा माना जाएगा। तो आप लिख सकते हैं आंसर में, क्योंकि इसमें कुछ ये तो मूल्यांकन करने के लिए तो कहा नहीं है ना, महत्व के बारे में चर्चा की, तो जबरदस्ती महत्व या मूल्यांकन जब नहीं कहा गया है तो करना भी नहीं, जो कहा गया उतना लिखना है। वैसे भी क्यों, क्योंकि स्पेस आपके पास बहुत कम होती है, 125 या 200। ठीक है, उसमें पूछा ही नहीं, जब पूछा नहीं तो करना नहीं। तो आप जब एंडिंग ये कर सकते हैं कि इस प्रकार वर्तमान संदर्भ में यह माना जाता है कि अभिव्यक्ति किसी मनोवैज्ञानिक विषय, किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति इन तीन संघटक, इन तीन संघटक तत्वों की अपेक्षाकृत स्थायी मानसिकता है। अब आपका आंसर हो गया कंप्लीट इस प्रश्न के सेंस में। प्रश्न बदलेगा, प्रकार पूछा है, प्रकार में इसका निष्कर्ष जो एंड होगा वो अलग होगा। मान लीजिए वो पूछे कि परसुएशन का क्या योगदान है, यानी अनुनय जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके लिए अलग होगा, हर एक आंसर में अलग होगा। धीरे धीरे आपको डेवलप करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये स्किल्स डेवलप करना पड़ेंगे आपको। तो आज के उसमें क्या कि जैसे अन्य आपने सुना है फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में आप लोग फिगर्स बनाते हैं, वैसे ही थर्ड पेपर में भी आप फोर्थ पेपर में भी आप फिगर्स बना सकते हो, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सेकंड, जो आप उदाहरण चूज करें वो ऐसे उदाहरण हो जो कि ज्यादातर लोगों को पता हो, वो कोई इतिहास से उठाए हो या कोई फेमस कैरेक्टर हो किसी क्लासिक नॉवल का, जैसे मान लीजिए प्रेमचंद का कोई उपन्यास है वगैरह वगैरह, वहां से, बजाय काल्पनिक उदाहरण के।
और मैं जब आऊँगा, इसका एक क्वेश्चन मैंने सोच रखा है, वो आईएएस में उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया है, तो वहाँ मैं आपको दूंगा कि यदि वहाँ पर वो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि यदि वो कोई आपकी कोई योजना चल रही है या कोई प्रशासनिक कार्य है, उस वो एग्जाम्पल हो तो वो भी बहुत अच्छा है। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। यदि जो मैंने आपको बताया है उस विषय सामग्री में आपको कोई कमी नज़र आती है, आलोचना स्वीकार है, उसका भी मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, इसके साथ मैं आज अपना लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।